मारवाड़ के इतिहास की इस खास पड़ताल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम मारवाड़ यानी जोधपुर के कुछ ऐसे शासकों के दौर पर बात करेंगे जिन्होंने वाकई वहां की तारीख पर मतलब इतिहास पर एक गहरी छाप छोड़ी है। जी हाँ, हम बात करेंगे महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, फिर अजीत सिंह, अभय सिंह और राम सिंह की। हमारे पास जो ऐतिहासिक दस्तावेजों के कुछ अंश हैं, वो इन शासकों के दौर की पेचीदगियों को, उनकी कामयाबियों, उनकी मुश्किलों और खासकर मुगल सल्तनत के साथ उनके रिश्तों को समझने में मदद करते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ राजाओं की कहानी नहीं है, ये उस दौर के समाज, वहाँ की सियासत, उसका एक आईना है एक तरह से। हाँ, तो आज हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से वो खास बातें निकालें जिनसे हमें ये समझने में मदद मिले कि मारवाड़ पर इन शासकों का असल असर क्या रहा, मुगलों के साथ वो जो रिश्ते थे उन्हें निभाना कितना मुश्किल था। और उनके दौर की कौन सी घटनाएं आज भी मायने रखती हैं। सही कहा। ये सच में एक बड़ी उथल-पुथल का दौर था। वफादारियां बदलती थी, ताकत के समीकरण लगातार बनते बिगड़ते रहते थे। तो चलिए शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक सफर को। हाँ, तो शुरुआत करते हैं महाराजा जसवंत सिंह प्रथम से। इनका शासनकाल रहा 1638 से 1678 तक। काफी लंबा और मारवाड़ के लिए बहुत अहम दौर था ये। जसवंत सिंह। हाँ, इनका नाम आते ही एक छवि बनती है कि ये सिर्फ योद्धा नहीं थे, विद्वान भी थे। पर पहले ये बताएं उनकी शुरुआत कैसे हुई, गद्दी कैसे मिली। वो अपने पिता गज सिंह के बाद गद्दी पर बैठे और शाहजहां ने उन्हें आते ही महाराजा की उपाधि दी थी। अच्छा, और उन्हें मनसब भी तो शायद काफी अच्छा दिया गया था। हाँ बिल्कुल, शाहजहां ने उन्हें 4000 जात और 4000 सवार का मनसब दिया था। अब ये जो मनसब था वो मुगल सिस्टम में एक ओहदा होता था जिससे दरबार में हैसियत और सैनिक जिम्मेदारियां तय होती थी। अच्छा, तो जात से पद और वेतन का पता चलता था, और सवार से ये कि कितने घुड़सवार सैनिक रखने की जिम्मेदारी है। तो 4000 का मनसब मिलना, वो भी एक युवा शासक के लिए, ये दिखाता है कि शाहजहां की नजर में उनकी अहमियत थी। शुरुआत में वो शाहजहां के काफी वफादार रहे, दिल्ली में रहे, कंधार जैसे अहम अभियानों में भी हिस्सा लिया। 1640 में पहली बार उन्हें जोधपुर जाने का मौका मिला, फिर मध्य एशिया और कोसा अभियान पर भी भेजे गए। लेकिन फिर मुगल सल्तनत में वो दौर आया, शाहजहां के बेटों के बीच तख्त के लिए जंग छिड़ गई। यहाँ जसवंत सिंह की भूमिका थोड़ी उलझी हुई लगती है ना। उन्होंने दारा शिकोह का साथ दिया था। हाँ, और ये फैसला उनके लिए काफी महंगा साबित हुआ। देखिए, शाहजहां ने उनका मनसब बढ़ाकर 7000 जात 7000 सवार कर दिया था, जो उस वक्त बहुत बड़ी बात थी। 7000? जी हाँ। और उन्हें दारा शिकोह की तरफ से औरंगजेब और मुराद की फौजों के खिलाफ धर्मत के मैदान में भेजा गया। ये 1658 के आसपास की बात है। लेकिन इस जंग में उनकी जबरदस्त हार हुई। हार क्यों हुई? आ जाता है कि उनके साथ जो मुगल सेनापति भेजा गया था, कासिम खान, उसने ऐन मौके पर धोखा दे दिया। इसके कारण उनकी हार हुई। ओहो, धर्मत की हार के बाद वो जोधपुर लौटे और यहीं वो कहानी सुनने को मिलती है कि उनकी महारानी ने किले के दरवाजे बंद कर लिए थे। ये सच है क्या? हाँ, ये कहानी बहुत मशहूर है। कहानी यह है कि महारानी ने कहा कि राजपूत या तो जीत कर लौटता है या रणभूमि में जान देता है, हारा हुआ नहीं, और दरवाजे नहीं खोले। लेकिन क्या इतिहासकार इसे मानते हैं? देखिए, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा जैसे कई बड़े इतिहासकार मानते हैं कि ये कहानी शायद बाद में गढ़ी गई हो, अतिशयोक्ति हो सकती है। अच्छा। पर कहानी चाहे सच हो या ना हो, ये इस बात को जरूर दिखाती है कि उस दौर में राजपूतों के लिए युद्ध में मान सम्मान कितना मायने रखता था। हार उनके लिए सिर्फ एक सैनिक शिकस्त नहीं थी, वो इज्जत का सवाल बन जाती थी। हाँ, ये बात तो है। ये घटना ये भी दिखाती है कि मुगल शहजादों की आपसी लड़ाई में राजपूत शासकों की स्थिति कितनी नाजुक थी। किसी एक का पक्ष लेना मतलब दूसरे की दुश्मनी मोल लेना, बहुत मुश्किल संतुलन था। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है, जैसा अक्सर सियासत में होता है। धर्मत में जो जसवंत सिंह औरंगजेब के खिलाफ लड़े, बाद में वो उसी औरंगजेब के अहम सिपह सालार बन गए। ये कैसे हुआ? मतलब औरंगजेब ने उन्हें माफ कर दिया? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, औरंगजेब एक बेहद चालाक और व्यवहारिक प्रैक्टिकल शासक था। वो जानता था कि जसवंत सिंह एक ताकतवर और अनुभवी राजपूत सरदार हैं। उन्हें दुश्मन बनाए रखने से बेहतर था उन्हें अपनी तरफ मिला लेना। तो उसने न सिर्फ जसवंत सिंह को माफ किया, बल्कि उन्हें अहम जिम्मेदारियां भी सौंपी। उन्हें गुजरात का सूबेदार बनाया। गुजरात का? अच्छा जी। और फिर दक्कन में शाइस्ता खान की जगह भी दी। बाद में उन्हें उत्तर पश्चिम सीमा पर अफगानों से लड़ने के लिए भी भेजा गया। 1673 में उन्हें जमरूद थाने का जिम्मा सौंपा गया। जमरूद ये कहाँ है? ये काबुल के पास अफगान सीमा पर था।
मतलब बहुत ही संवेदनशील इलाका। तो ये दिखाता है कि उस दौर में राजनीतिक जरूरतें निजी दुश्मनी या पिछली वफादारियों से ज्यादा अहम हो जाती थी। सही बात है। और राजपूत शासकों के लिए भी शायद ही जरूरी था अपनी रियासत बचाने के लिए। बिल्कुल। मुगल बादशाह की सेवा में बने रहना अपनी रियासत बचाने और ताकत बनाए रखने के लिए जरूरी था। ये एक तरह की मजबूरी भी थी और जरूरत भी। लेकिन शिवाजी के खिलाफ जब वो दक्कन में थे, तब उन पर कुछ आरोप भी लगे थे शिवाजी से मिली भगत के। हाँ, ये इल्जाम लगा था कि वो शिवाजी के साथ अंदर ही अंदर मिले हुए हैं। हालांकि इसका कोई पुख्ता सबूत कभी नहीं मिला। लेकिन ये शक, ये इल्जाम इस बात का इशारा जरूर करता है कि मुगल दरबार में राजपूत सरदारों पर हमेशा एक संदेह की निगाह रखी जाती थी। उनकी वफादारी पर सवाल उठते रहते थे। ये एक तरह से तलवार की धार पर चलने जैसा था उनके लिए। और आखिरकार 1678 में जमरूद में अपने वतन से बहुत दूर उनकी मृत्यु हो गई। जी हाँ, 28 नवंबर 1678 को जमरूद में उनका देहांत हो गया। तो उनकी विरासत को आप कैसे देखते हैं, एक मिले जुले रूप में? हाँ, बिल्कुल मिली-जुली विरासत है। एक तरफ वो बहादुर योद्धा और कुशल प्रशासक थे जिन्होंने लंबे समय तक मुगल सेवा की। दूसरी तरफ वो खुद बड़े विद्वान थे। हाँ, भाषा भूषण के लेखक। हाँ, बिल्कुल। ब्रज भाषा में काव्य शास्त्र पर भाषा भूषण जैसा अहम ग्रंथ लिखा। वो कला और साहित्य के संरक्षक भी थे। औरंगाबाद में उनके बनवाए जसवंतपुरा और जसवंत सागर तालाब का जिक्र मिलता है। और उनकी पत्नी जसवंत दे का भी योगदान था शायद। हाँ, उनकी हाड़ा रानी जसवंत दे ने जोधपुर में राई का बाग महल और कल्याण सागर बनवाया, जिसे आजकल रातानाड़ा कहते हैं। तो उनका योगदान सिर्फ जंग के मैदान तक सीमित नहीं था। लेकिन राजनीतिक फैसलों पर सवाल भी उठते हैं। हाँ, उनके राजनीतिक फैसलों, खासकर औरंगजेब के साथ उनके बदलते रिश्तों को लेकर इतिहासकारों में अलग अलग राय रही है। कुछ उन्हें परिस्थिति का दास मानते हैं, कुछ ज्यादा आलोचनात्मक हैं। जसवंत सिंह की मौत के बाद तो मारवाड़ पर संकट और गहरा गया। उनके बेटे अजीत सिंह का जन्म तो उनके मरने के बाद हुआ था। जी हाँ, जसवंत सिंह की मौत के वक्त उनकी कोई संतान जीवित नहीं थी। उनकी 2 रानियां गर्भवती थीं और बाद में लाहौर में अजीत सिंह का जन्म हुआ 1679 में। और औरंगजेब ने इसे एक मौके की तरह इस्तेमाल किया। बिल्कुल। औरंगजेब ने इसे बहाना बनाकर जोधपुर रियासत को खालसा घोषित कर दिया। खालसा? हाँ, इसका मतलब क्या होता था? खालसा मतलब वो जमीन जो सीधे बादशाह के नियंत्रण में आ जाती थी, बिना किसी स्थानीय शासक के, एक तरह से सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। अच्छा। और उसने अजीत सिंह को राजा मानने से भी इनकार कर दिया और हुक्म दिया कि उन्हें दिल्ली लाया जाए। उसका इरादा शायद अजीत सिंह को मुसलमान बनाकर या अपने नियंत्रण में रखकर मारवाड़ पर हमेशा के लिए कब्जा जमाए रखना था। और यहीं कहानी में वीर दुर्गादास राठौड़ का प्रवेश होता है। उनकी भूमिका शायद मारवाड़ के इतिहास में सबसे अहम मानी जाती है। निश्चित रूप से दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ के इतिहास के महानायक हैं। वो जसवंत सिंह के मंत्री आस्करन के बेटे थे। उन्होंने बड़ी बहादुरी और चालाकी से, मतलब गजब की सूझबूझ से, नन्हे अजीत सिंह और उनकी मां को दिल्ली में मुगल पहरे से निकाला। कैसे? कई कहानियां हैं। भेष बदलकर, टोकरियों में छिपाकर, मतलब पूरी फिल्मी कहानी लगती है पर वो सच थी। उन्हें सुरक्षित सिरोही और फिर मेवाड़ पहुंचाया। और उसके बाद अगले लगभग 30 सालों तक दुर्गादास ने मारवाड़ की आज़ादी के लिए मुगलों के खिलाफ एक लंबा और अथक संघर्ष चलाया। उन्होंने राठौड़ों को एकजुट किया, मेवाड़ से मदद ली, यहां तक कि औरंगजेब के बागी बेटे शहजादा अकबर से भी मदद लेने की कोशिश की। दुर्गादास का नाम आज भी राजपूतों में स्वामी भक्ति, वीरता और हार न मानने वाले जज्बे का प्रतीक है। उनका संघर्ष ये दिखाता है कि ये लड़ाई सिर्फ एक राजा के लिए नहीं थी, ये मारवाड़ की पहचान और उसके स्वाभिमान को बचाने की लड़ाई थी। तो अजीत सिंह को जोधपुर वापस कब मिला? औरंगजेब की मौत के बाद ही? हाँ, औरंगजेब की मौत हुई 1707 में। उसके बाद ही अजीत सिंह जोधपुर पर कब्जा कर पाए। लेकिन उनका अपना शासनकाल कैसा रहा? क्या वो दुर्गादास की उम्मीदों पर खरे उतरे? ये थोड़ा जटिल मामला लगता है। हाँ, काफी जटिल है। अजीत सिंह ने जोधपुर पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन उनका शासनकाल भी काफी उथल-पुथल भरा रहा। एक तरफ उन्होंने मुगल दरबार में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की। जैसे उन्होंने अपनी बेटी इंद्र कुंवरी का विवाह मुगल बादशाह फर्रुखसियर से किया। अब ये एक राजनीतिक कदम था, पर कई राजपूत सरदारों को ये पसंद नहीं आया। हाँ, ये थोड़ा विवादास्पद रहा होगा। बिल्कुल। फिर 1715 में उन्होंने अपने भरोसेमंद मंत्री भंडारी बंधुओं की हत्या करवा दी। इससे दरबार में अविश्वास और डर का माहौल बना। अपने ही मंत्रियों की हत्या क्यों? शक, सत्ता का डर, यही वजह बताई जाती है। इससे उनकी छवि पर काफी असर पड़ा। और उनका अंत, वो भी तो बहुत दुखद हुआ था। हाँ, ये मारवाड़ के इतिहास का एक बहुत ही काला अध्याय है।
एक त्रासदी है। 1724 में उनके अपने ही बेटों अभय सिंह और बखत सिंह ने मिलकर उनकी हत्या कर दी, सोते हुए। अपने बेटों ने? क्यों? सत्ता का लालच। अभय सिंह बड़ा बेटा था और बखत सिंह उसका छोटा भाई। माना जाता है कि मुगल दरबार के इशारे और अपनी महत्वाकांक्षा के चलते उन्होंने ये कदम उठाया। जिस अजीत सिंह के लिए दुर्गादास राठौड़ ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, हाँ, उसका अंत उसी के बेटों के हाथों। हाँ, ये दिखाता है कि सत्ता की भूख रिश्तों और वफादारियों को कैसे रोंद सकती है। बहुत ही दुखद। पिता की हत्या के बाद अभय सिंह गद्दी पर बैठे। हाँ। 1724 से 1749 तक इनका नाम गुजरात की सूबेदारी से जुड़ा है और सरबुलंद खान के साथ इनके संघर्ष का भी जिक्र आता है। हाँ, अभय सिंह को मुगल बादशाह ने गुजरात का सूबेदार बनाया था, जहां उनका तत्कालीन सूबेदार सरबुलंद खान से टकराव हुआ। लेकिन एक और बहुत ही भयावह घटना उनके नाम से जुड़ी है, खेजड़ली। हाँ, खेजड़ली हत्याकांड। ये 1730 की घटना है, भाद्रपद महीने के शुक्ल दशमी। ये घटना आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। क्या हुआ था? बिल्कुल, हुआ यूं कि जोधपुर में नए महल, शायद अभय महल के निर्माण के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ी। महाराजा के हाकिम थे गिरधर भंडारी। उन्होंने पास के खेजड़ली गांव में खेजड़ी के पेड़ काटने का हुक्म दे दिया। खेजड़ी के पेड़? हाँ, और ये इलाका बिश्नोई समुदाय का था। बिश्नोई समाज, जो गुरु जम्भेश्वर के अनुयायी हैं, वो पेड़ों और जानवरों की रक्षा को अपना परम धर्म मानते हैं। उनके लिए पेड़ पूज्य हैं। तो उन्होंने विरोध किया होगा? उन्होंने सिर्फ विरोध नहीं किया, वो पेड़ों को बचाने के लिए उनसे लिपट गए। अमृता देवी नाम की एक महिला आगे आई। उनके नेतृत्व में गांव के लोग पेड़ों से चिपक गए। उन्होंने कहा, सिर सांटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है, अगर सिर कटाकर भी पेड़ बच जाएं, तो भी ये सौदा सस्ता है। ओह! लेकिन शाही सिपाहियों ने हुक्म मानते हुए पेड़ों के साथ साथ उन निर्दोष लोगों को भी काट डाला। कितने लोग? 363 लोग, जिनमें 294 पुरुष और 69 महिलाएं थीं। सबने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। इसे आज के चिपको आंदोलन का एक तरह से प्रेरणा स्रोत भी माना जा सकता है। 363 लोग पेड़ों के लिए, ये तो अविश्वसनीय बलिदान है। आज के दौर में भी पर्यावरण के लिए ऐसा जुनून और ऐसा बलिदान सोचना मुश्किल है। बिल्कुल, ये घटना बिश्नोई समाज की प्रकृति के प्रति अटूट आस्था और उनके सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। आज भी खेजड़ली में उनकी याद में हर साल भाद्रपद महीने में मेला लगता है। ये घटना अभय सिंह के शासन पर एक अमिट दाग है। ये प्रशासन की संवेदनहीनता और आम लोगों के असाधारण साहस दोनों को एक साथ दिखाता है। इस भयानक त्रासदी के साये में क्या उनके दौर में कुछ और भी हुआ? मैंने सुना है वो साहित्य के संरक्षक भी थे। हाँ, ये इतिहास का एक और विरोधाभास देखिए। एक तरफ खेजड़ली जैसी घटना, दूसरी तरफ अभय सिंह ने साहित्य को काफी बढ़ावा दिया। अच्छा। हाँ, उनके दरबारी कवि थे चारण कर्णिदान। उन्होंने सूरज प्रकाश लिखा, वीर भांड ने राजरूपक लिखा और भाट जगजीवन ने अभयोदय या अभय विलास जैसा ग्रंथ लिखा। इन सब में अभय सिंह की प्रशंसा की गई है। तो उनके शासन में हिंसा और सृजन दोनों पहलू देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, इतिहास अक्सर ऐसा ही होता है, सफेद और काला नहीं, बल्कि स्लेटी। अभय सिंह के बाद उनके बेटे राम सिंह गद्दी पर बैठे 1749 में, लेकिन उनका शासन तो बहुत लंबा नहीं चला। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका शासन बहुत छोटा रहा, 1749 से 1751 तक ही, और बहुत मुश्किलों भरा रहा। क्या हुआ? उन्हें अपने ताकतवर चाचा बखत सिंह से चुनौती मिली। ये वही बखत सिंह थे जो नागौर के शासक थे और जिन्होंने अभय सिंह के साथ मिलकर अपने पिता अजीत सिंह की हत्या की थी। अच्छा, वही बखत सिंह। हाँ, तो 1750 में मेड़ता के पास दोनों में लड़ाई हुई। राम सिंह इस लड़ाई में हार गए और उन्हें जोधपुर छोड़ना पड़ा। बखत सिंह ने जोधपुर पर कब्जा कर लिया। और यहीं पर शायद मराठों का दखल शुरू होता है मारवाड़ की राजनीति में। बिल्कुल सही। यहीं से तस्वीर और ज्यादा पेचीदा होनी शुरू होती है। राम सिंह ने अपनी गद्दी वापस पाने के लिए मराठा सरदार जयपाल सिंधिया से मदद मांगी। मराठों से? हाँ, और ये घटना इस बात का साफ संकेत है कि अब राजपूताना की राजनीति में एक नई बाहरी ताकत का दखल तेजी से बढ़ रहा था, मराठा। मतलब जो राजपूत शासक अब तक मुगलों से अपने रिश्ते साधने में उलझे थे, हाँ, अब उन्हें मराठों के बढ़ते प्रभाव का सामना करना पड़ रहा था।
और मराठे अक्सर उनके आंतरिक झगड़ों में किसी न किसी पक्ष का साथ देकर अपना फायदा निकालते थे या भारी रकम वसूलते थे। तो क्या राम सिंह वापस गद्दी पा सके मराठों की मदद से? नहीं, उनका ये प्रयास सफल नहीं हुआ और वो जोधपुर वापस हासिल नहीं कर पाए। बखत सिंह का ही कब्जा रहा। यहीं से मारवाड़ में मराठा हस्तक्षेप का एक लंबा दौर शुरू हो गया। तो आज हमने मारवाड़ के 4 अहम शासकों के दौर को समझने की कोशिश की। जसवंत सिंह प्रथम, जिन्होंने मुगल साम्राज्य के उतार चढ़ाव देखे, खुद विद्वान भी थे। फिर अजीत सिंह, जिनका पूरा जीवन ही संघर्ष और अंत में त्रासदी से भरा था। हाँ, और फिर अभय सिंह, जिनके राज में खेजड़ी जैसा भयानक बलिदान हुआ लेकिन साहित्य को भी संरक्षण मिला। और आखिर में राम सिंह, जिनका छोटा सा शासनकाल राजपूताना में मराठा दखल की शुरुआत का गवाह बना। सही। तो इस चर्चा से हमने क्या मुख्य बातें समझी? देखिए, इन चारों शासकों का दौर मारवाड़ के इतिहास के और कहूं तो पूरे राजपूताना के इतिहास के कई अहम पहलुओं को उजागर करता है। एक तो मुगल सत्ता के साथ संतुलन बनाने की लगातार कोशिश, वो भी तब जब मुगल खुद कमजोर हो रहे थे। अपनी रियासत की स्वायत्तता बचाने का संघर्ष, दरबार के अंदर की साजिशें और सत्ता के लिए खूनी लड़ाइयां भाइयों के बीच, बाप बेटों के बीच। और फिर मराठों जैसी नई ताकतों का उदय। बिल्कुल, ये सब मिलकर उस युग की एक बहुत ही जटिल तस्वीर बनाते हैं। और खेजली जैसी घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि इतिहास सिर्फ शासकों और उनकी लड़ाइयों का लेखा-जोखा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें आम लोगों की आस्था, उनके संघर्ष और उनके बलिदान की कहानियां भी शामिल हैं। ये उस दौर के समाज, सियासत और इंसानी जज्बातों का, भावनाओं का आईना है। और इस चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इन शासकों के जीवन में हमने वफादारी और विश्वासघात, संघर्ष और समझौते, निर्माण और विनाश के चक्र देखे हैं। इन सब को देखते हुए उस दौर में राजपूताना में सत्ता असल में क्या मायने रखती थी? क्या ये महज ताकत का खेल था या अस्तित्व बचाने की एक लगातार जद्दोजहद? इस पर जरूर सोचिएगा।